Hello students, welcome to the lecture series of Indian Traditions, Culture and Society। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द 7 लिम्स ऑफ द स्टेट और सप्तंग थ्योरी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो सप्तंग थ्योरी है इसको कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा था तो उसमें इसको डिफाइन किया था, उसमें इसको एक्सप्लेन किया था। तो कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सप्तंग थ्योरी में क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। तो 7 लिम्स ऑफ द स्टेट और सप्तंग थ्योरी। तो जैसा मैंने बताया सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट वाज गिवन बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो एक महान लिटरेचर लिखा, अर्थशास्त्र लिखा, उसमें सप्तंग थ्योरी को कौटिल्य ने एक्सप्लेन किया है। और अर्थशास्त्र के अंदर ही कौटिल्य ने सबसे पहले स्टेट को भी डिफाइन किया है कि राज्य क्या होते हैं, स्टेट क्या होता है। The word Saptang indicates 7 limbs, constituent और elements। अगर हम सप्तंग पहले देख लेते हैं, सप्तंग क्या होता है। तो सप्त प्लस अंग, तो सप्त माने 7 और अंग माने ऑर्गन्स। तो बेसिकली इसको 7 लिम्ब से डिनोट किया गया है और उसको हम 7 कॉन्स्टिट्यूएंट या 7 एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म। अगर हम स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म माने तो स्टेट के 7 डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो बताए गए हैं। अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, या वो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, या वो 7 लिम्स क्या होते हैं, वो हम इस पूरे लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। 7 अंgs or elements were enumerated by Kautilya for describing the nature of the state in its totality। तो कौटिल्य ने जो है 7 अंश बताए हैं या 7 एलिमेंट्स बताए हैं, और इन 7 एलिमेंट्स की हेल्प से हम पूरे राज्य को, पूरे स्टेट को समझ सकते हैं कि राज्य का नेचर किस तरह का होना चाहिए। तो ये जो 7 लिम्स हैं स्टेट के, वो कौन कौन से हैं इनके नाम देख लेते हैं। पहला है इसमें स्वामी। स्वामी मीन्स किंग, राजा के लिए बात की गई है। सेकंड अमात्य, अमात्य मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड है जनपद। जनपद का मतलब है द पीपल एंड द टेरिटरी, मीन्स जो भी राज्य है और जो भी राज्य में रहने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है दुर्ग और फोर्टिफिकेशन। दुर्ग का मतलब होता है किला। नेक्स्ट है कोश, कोश मीन्स खजाना। देन दंड, दंड माने बेसिकली कोर्सिव अथॉरिटी या आर्मी के लिए टर्म जो है वो यूज की गई है। और सेवंथ है मित्र और अलाइज। तो इन 7 एलिमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य एन एरिया कैन नॉट बी अ स्टेट अनलेस देयर आर नॉट पीपल एंड रूलर्स टू कंट्रोल दैट स्टेट। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्लियरली ये बताया है कि कोई भी जो राज्य है वो राज्य कब नहीं होगा, जब उसमें लोग नहीं होंगे या लोगों के ऊपर शासन करने वाला कोई किंग नहीं होगा। अगर दोनों है तो वो राज्य होगा, अदरवाइज वो राज्य नहीं होगा। और स्टेट के अंदर जो है डिफरेंट सिटीज हो सकती हैं, डिफरेंट पीपल हो सकते हैं, और स्टेट के अंदर अपनी मिलिट्री होगी, खजाना होगा और टैक्स सिस्टम होगा। In the Vedas, the state was a source of peace, law and order, security and justice. In Kautilya's eyes, the state and king are indispensable। तो वेदों में भी ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो बेसिकली वहां पे शांति रहती है, वहां पे रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं, सिक्योरिटी रहती है और लोगों को वहां पे न्याय मिलता है। और कौटिल्य के सेंस में अगर हम देखें तो कौटिल्य ने कहा है कि स्टेट, राज्य और किंग, राजा, राज्य और राजा को अलग नहीं किया जा सकता। तो वन बाय वन इन 7 एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इसमें स्वामी, द किंग। किंग की बात की गई है। तो कौटिल्य असाइंड द हाईएस्ट प्लेस टू द किंग इन द बॉडी पॉलिटिक। कॉन्स्टिट्यूशनली स्वामी और किंग वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो अगर हम इन 7 लिम्स की बात करते हैं या पूरे राज्य की बात करते हैं तो कौटिल्य ने हाईएस्ट प्लेस जो है वो राजा को दी है। और राजा जो होता है वो अपने राज्य का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है और अपनी आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है। साथ में ही राजा को स्टेट का, राज्य का बैकबोन बोला गया है और धर्म का डिफेंडर बोला गया है, ताकि वो अपने
राज्य में जो भी धर्म चलता है उसको बचा सके और उसका प्रचार प्रसार कर सके। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द किंग इज द प्राइमरी एलिमेंट एंड मेन पिलर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो राजा के लिए कौटिल्य ने ये बताया है, जितना भी इंपॉर्टेंट है राज्य के लिए वो राजा ही है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा ही है, सबसे हाईएस्ट प्लेस जो दी गई है वो किंग या राजा को ही दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है, एंड द मास्टर ऑफ द टेक्निक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मींस राजा के राज्य में बेसिकली जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो भी क्राफ्ट अवेलेबल है, राजा को उसकी मास्टरी होनी चाहिए। द किंग मस्ट बी स्कॉलर ऑफ हाई मेरिट, और साथ में ऐसा नहीं है राजा किसी को भी बना दिया गया, राजा जो है बहुत पढ़ा लिखा नॉलेजेबल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्कॉलर होना चाहिए हाई मेरिट का। In the state, the kings are responsible for maintain peace and order to encourage moral, religious, and material progress and provide a sense of security to his subjects. To his subjects का मतलब है अपनी प्रजा के लिए। subjects को यहाँ पे हम कैसे बोल रहे हैं, प्रजा के लिए, ये जो वर्ड है ये यूज किया गया है। तो राजा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने राज्य में शांति या पीस मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखे, और साथ में जो भी मॉरल, रिलीजियस या मटेरियल प्रोग्रेस है, मटेरियल प्रोग्रेस मतलब जो भी स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करने हैं, जो भी प्रॉस्पेरिटी की लिए काम करने हैं, वो राजा की ड्यूटी बनती है कि राजा अपने स्टेट में ये सारी चीजें बना के रखे। और राजा को फिर सब तरह की पावर्स मिली हुई हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो, लेजिस्लेटिव पावर हो, जुडिशियल पावर हो या फाइनेंशियल पावर हो। And an ideal king is one who has the highest quality of leadership, intellect, energy and personal attributes. आइडियल किंग के लिए बताया गया है कि उसके अंदर हाई क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, पर्सनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मतलब उसकी पर्सनैलिटी शानदार होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप आर, अब कुछ और क्वालिटीज बताई गई हैं किंग के बारे में कि किंग कैसा होना चाहिए। तो राजा का जो बर्थ है वो नोबल फैमिली में होना चाहिए, राजा का जो फॉर्च्यून है, जो उसका भविष्य है वो उज्जवल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, राजा का अपने एल्डर्स जो ओल्ड पीपल है उनके साथ एसोसिएशन होना चाहिए, राजा जो है राइटियस हो, ट्रूथफुल हो, रिजोल्यूट हो, रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है, समाधानित, समाधान हो उसके अंदर, एंथुजियास्टिक हो, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए राजा, राजा ऐसा हो जो अपने प्रोमिसेस को ब्रेक ना करे, राजा जो है दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करे, राजा के जो एम्स है वो लॉफ्टी मतलब बहुत ज्यादा हाई होने चाहिए, और अपने नेबरिंग कंट्रीज से या नेबरिंग जो राजा हैं, किंग है, उनसे स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ में ही राजा दयालु हो, और राजा के पास जो भी मिनिस्टर हो वो भी हाई क्वालिटी के हों। तो Kautilya preferred a king who is native of the territory, who follows the teaching of Arthashastra, who is free from disease and strong. फिर कौटिल्य ने आगे बताया है कि राजा जो है उसी राज्य का नेटिव होना चाहिए, वहीं का रहने वाला होना चाहिए, ऐसा ना हो किसी और राज्य से आया हो कोई पर्सन, वहां पे रहा हो और आगे चल के उसको राजा बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। राजा जो है वहीं का नेटिव होना चाहिए, और राजा को अर्थशास्त्र की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब राजा को पूरा अर्थशास्त्र पता होना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि राजा को कोई डिजीज ना हो और राजा स्ट्रांग हो। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, the happiness of the king lies in the happiness and welfare of the people. अगर राज्य की प्रजा या राजा की प्रजा खुश है तो उसी में राजा की खुशी होनी चाहिए, तो राजा को ऐसे काम करने चाहिए जिससे उसकी प्रजा खुश रहे। द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ किंग इज प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी बताई गई है कि राजा जो है अपने लोगों का प्रोटेक्शन करेगा। कौटिल्य सेज इफ द किंग इज एनर्जेटिक हिज सब्जेक्ट विल बी इक्वली एनर्जेटिक। तो कौटिल्य ने एक और विशेषता बताई है कि राजा को ऊर्जावान होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, और अगर एनर्जेटिक होगा राजा तो उसकी जो प्रजा होगी वो भी एनर्जेटिक होगी, जो राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर हम एक टीम की बात करें और टीम में जो कैप्टन है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, जैसे आज की डेट में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, तो विराट कोहली जो कैप्टन है हमारा, है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो उसकी टीम भी उसी के हिसाब से फिर एनर्जेटिक हो जाती है। एज द किंग ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन द थ्योरी ऑफ अर्थशास्त्र, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट आर कंट्रोल्ड बाय हिम। तो अर्थशास्त्र में राजा को सेंट्रल पोजीशन दी गई है राज्य के अंदर, और ये कहा गया है कि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होंगी, उनको राजा ही कंट्रोल करेगा।
सेकंड है इसमें हमारा अमात्य, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अमात्य कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। द टर्म अमात्य और मंत्रीज इज यूज फॉर द मिनिस्टर ऑफ हाई ग्रेड एंड इट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बेसिकली अमात्य बोला गया है, और ये बताया गया है कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं या हाई ग्रेड के होते हैं, मतलब नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल, इस तरह के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, और इनको बेसिकली अमात्य मंत्री बोला जाता है। इन द अर्थशास्त्र द अमात्य कॉन्स्टिट्यूट अ रेगुलर कैडरे ऑफ द सर्विस फ्रॉम विच all high officers such as chief priest, ministers, collectors, officers, and the superintendents of various departments are to be recruited। तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अमात्य के अंदर जो क्या होगा, एक रेगुलर सर्विस देने वाले ऑफिसर्स रहेंगे, मिनिस्टर्स रहेंगे, मतलब उनकी सर्विस क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी, और उन्हीं में से फिर राज्य का जो चीफ प्रीस्ट है, जो मुख्य पुजारी है, जो और मिनिस्टर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट्स हैं, तो उन्हीं में से फिर उनको रिक्रूट किया जाएगा। कौटिल्यस says kingship is possible only with assistance, therefore there was the need of council of minister। कौटिल्य ने यह बताया अपने अर्थशास्त्र में कि राजा जब राज्य करेगा, राज करेगा अपने राज्य के ऊपर, तो उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो राजा की हेल्प करेंगे। द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द अमात्य इज द मंत्री। The king deliberates over the policy of state with 3 or 4 ministers. The council of ministers is largely responsible for shaping the policy of the government. The king and minister constituted the central government। फिर आगे ये बताया गया है कि राजा जो है बेसिकली 4 या 5 मंत्रियों के साथ, जो हाई ग्रेड के होंगे, उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा करेगा, और जो भी राजा को अपने स्टेट के लिए पॉलिसी बनानी है उनके बारे में उन मंत्री को बता देगा। फिर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मिलके जो राजा ने पॉलिसी बताई है उसको बनाने का, उसको लागू करने का काम करेगा। एंड और जो भी राजा है और जो मिनिस्टर है वो बेसिकली वही मिलके राज्य के अंदर क्या बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। Arthashastra remind the king that he could be succeed only if he assisted by competent counselor. The king cannot rule the kingdom alone। अर्थशास्त्र में एक आ गया कि राजा जो है किंगडम अकेले नहीं चला सकता, और राजा तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसको असिस्ट करने वाले जो काउंसलर हो वो कॉम्पिटेंट हो, इंटेलेक्चुअल्स हो। There should be minister to be help him, but minister should be man of wisdom, integrity, bravery and loyalty। और साथ में ये कहा गया है, ये जो मिनिस्टर्स होंगे, ये जो काउंसलर होंगे, या ये जो अमात्य होंगे, इनके अंदर ये बुद्धिमान होने चाहिए, ये इनके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, ये साहसी होने चाहिए इस तरह की, और अपने राजा के प्रति वफादार होने चाहिए, इस तरह की प्रॉपर्टीज इनकी बताई गई हैं। तो ऐसा नहीं है किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रख लिया जाएगा, उनके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ये राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसको मैनेज करेंगे। द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नंबर ऑफ अगर मिनिस्टर्स की बात करें काउंसिल में, तो बेसिकली ना तो बहुत कम होंगे ना बहुत ज्यादा होंगे। ये नंबर जो है फिक्स नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि राज्य के अंदर अगर ज्यादा काम है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। और इनका जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो सब कुछ क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन। मंत्रीज फॉर्म द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड एंड वर अपॉइंटेड बाय द किंग। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जैसे मंत्री हैं, पुरोहित हैं, सेनापति हैं, या जो युवराज है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी लोग रहेंगे उसमें ये सारे लोग जो रहेंगे या ये जो मंत्री रहेंगे ये टॉप मोस्ट लेयर पे या टॉप मोस्ट पोस्ट पे रहेंगे। थर्ड इसमें है हमारा जनपद, द पीपल एंड द टेरिटरी। जनपद जो है हमारा थर्ड स्टेट है, द थर्ड एलिमेंट है स्टेट का। द यूनिक एलिमेंट ऑफ सप्तंग इज द सिंबल ऑफ स्टेट विच स्टैंड फॉर टेरिटोरियल सोसाइटी। तो बेसिकली इसमें टेरिटोरियल सोसाइटी की बात की गई है। और जनपद या
यहाँ पे सोसाइटी का बेसिकली मीनिंग ये है कि राज्य और राज्य में रहने वाले लोग। तो इसको हिंदी में इसका मीनिंग देख लेते हैं। जन डिनोट्स पीपल एंड पद इज अ सिंबल ऑफ टेरिटरी वेयर दीज इनहैबिटेंट्स परमानेंटली रिसाइड। तो जन का मतलब है पीपल, जो लोग हैं, और पद का मीनिंग है या सिंबल है टेरिटरी, एक बाउंड्री हो गई, एक सीमा रेखा हो गई। और इसके अंदर जो भी लोग रहेंगे वो परमानेंटली वहीं के रहने वाले लोग हैं। तो जनपद डिफाइंड इन द अर्थशास्त्र implies both territory and population because without the territory and the population a state cannot exist। तो अर्थशास्त्र में क्लियरली मेंशन किया गया है कि टेरिटरी नहीं है और या फिर पॉपुलेशन नहीं है तो स्टेट नहीं बन सकता, स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो स्टेट के लिए पॉपुलेशन, लोगों का होना भी जरूरी है और साथ में टेरिटरी का भी होना जरूरी है। अब ये जो टेरिटरी है या ये जो लैंड है, जमीन है, इसकी कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं। तो टेरिटरी के अंदर जो जमीन होगी वो फर्टाइल होनी चाहिए, वहां पे माइंस भी हो, वहां पे टिम्बर मतलब लकड़ी भी हो, वहां पे चारागाह हो मतलब पास्चर ग्राउंड्स हो, एनिमल्स के लिए भी हो, और साथ में बाग बगीचे ये सब हो, एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन हो, फॉरेस्ट हो और वाटरवेज हो। ये सारी चीजें टेरिटरी लैंड के अंदर होनी चाहिए। वहां के जो लोग हों उनका करेक्टर गुड होना चाहिए, वो लॉयल होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, वाइज मास्टर होने चाहिए, और साथ में राज्य के अंदर स्लेव्स भी होने चाहिए। कौटिल्य एनविसाग्ड एथनिक डिफरेंसेस अमंग द पीपल। अच्छा, कौटिल्य ने यह भी बताया है कि एक प्लेस पे कई विचारधाराओं के लोग भी रह सकते हैं। तो in the beginning only people of common ethnic origin inhabited the land, but with conquest and migration more than one ethnic people were included in the जनपद। पहले तो यही होता था कि एक प्लेस पे, एक जनपद में या एक राज्य के अंदर एक ही तरह के लोग रहते थे। अब फिर क्या हुआ, जब आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे, तो एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट इथनिक के लोग, डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा धर्मों के लोग एक साथ रहने लगे। तो कौटिल्य ने कहा कि ऐसा हो सकता है। तो कौटिल्य एडवाइज द किंग टू इंड्यूस पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज टू माइग्रेट एंड सेटल इन ओल्ड विलेजेस और अ न्यू साइट। तो कौटिल्य ने राजा को यह एडवाइस किया है अर्थशास्त्र के अंदर कि जो भी लोग माइग्रेट होके आए उनको या तो पुराने गांव में बसाया जाए या उनके लिए नई न्यू साइट्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए। और साथ में ये भी बताया गया है कि अगर कोई एरिया जो है थिकली पॉपुलेटेड होता है तो वहां से कुछ लोगों को दूसरे गांव में, दूसरे एरिया में सेटल किया जाए, लेकिन कंडीशन ये रखी गई है कि एक गांव के अंदर नॉट लेस देन 100 और नॉट मोर देन 500 फैमिलीज। एक गांव के अंदर 100 से कम फैमिली ना हो और 500 फैमिली से ज्यादा फैमिली ना हो, और साथ में वहां पे सफिशिएंट नंबर में कल्टीवेटर्स होने चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें। फिर कौटिल्य ने कुछ रिक्वेस्ट बताई हैं किसके लिए, प्रॉस्पेरस जनपद के लिए, कि जो जनपद है वो प्रॉस्पर कब होगा। तो उसमें 7 करेक्टरिस्टिक बताई गई हैं जनपद की, कि जनपद जो है वो लोगों को अकोमोडेट कर सके और अपने लोगों को सपोर्ट कर सके। और जब राज्य के ऊपर कभी भी दुश्मन का अटैक हो तो जो जनपद है वो स्टेट को डिफेंड करे। फिर लोगों के लिए वहां पे ऑक्यूपेशन हो और उसके जो पड़ोसी हो वो मैनेजेबल हो, ज्यादा मतलब पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो। वहां पे पास्चर्स हो, एरेबल लैंड, एग्रीकल्चर करने के लिए वहां पे जमीन हो, माइंस हो, फॉरेस्ट हो, और साथ में इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, चाहे वो रिवर के थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, रोड्स के थ्रू जा रहे हैं, या सी के अंदर जा रहे हैं, है ना। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए। फोर्थ है इसमें हमारा दुर्ग। दुर्ग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं। और फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी। तो फॉर एवरी स्टेट इट इज नेसेसरी टू हैव अ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सेफ्टी बनी रहे और उसका अपना प्रोटेक्शन सिस्टम हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो जैसे हम लोग घर भी बनवाते हैं अगर, तो हम सारे वहां पे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, क्योंकि घर हमें क्या करेगा, बेसिकली काफी चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। तो वैसे एक राज्य के लिए भी बताया गया है कि राज्य के अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। Therefore, Kautilya considered the fort as one of the main component of a state. He considered fort as powerful as people and the land.
फोर्ट जो है, किला जो है वो जैसे लोग पावरफुल होते हैं उसी तरह से पावरफुल होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट। विदाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी नो स्टेट कैन बी स्टेबल। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, स्टेट के लिए, राज्य के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बिना स्टेट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई एक राज्य है, उस पर बार बार अटैक हो रहे हैं, तो क्या वो स्टेट स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो तो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में ही लगा रहेगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी स्टेट के लिए होना बहुत जरूरी है। द किंग कैन प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स बाय फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन। द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेजरी एंड आर्मी डिपेंड्स ऑन फोर्टिफिकेशन। तो राजा जो है, अब राजा जो है अपने स्टेट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो बेसिकली जो एक्सटर्नल अटैक होंगे उनसे अपने राज्य को किले बना के या किलेबंदी करके प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, दुर्ग या किला बहुत सिक्योर है, तो वहां पे जो खजाना होगा या जो आर्मी होगी उसकी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। फिर ये बताया कि बेसिकली जो अटैक्स होते हैं उससे बचने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो कौटिल्य ने ये बताया है, देयर शुड बी फोर्ट्स एट ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट। जो भी राज्य है, राज्य के चारों तरफ, है ना, चारों कॉर्नर्स में किले होने चाहिए। सो द सिक्योरिटी फ्रॉम ऑल द साइड्स कैन बी एंश्योर्ड, ताकि चारों तरफ से सिक्योरिटी को एंश्योर किया जा सके। एंड फोर्ट शुड बी सॉलिड। फोर्ट हमेशा कैसे होने चाहिए? सॉलिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, दीवारें मजबूत होनी चाहिए, ताकि आसानी से किले के अंदर कोई घुस ना पाए। एंड देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर राशन एंड एम्यूनेशन फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए राशन और आर्मी के लिए गोला बारूद या एम्यूनेशन, हथियार, वेपन्स, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट फोर्ट के अंदर होना चाहिए। तो कौटिल्य ने चार तरह के फोर्ट बताए हैं बेसिकली। ये चार फोर्ट है हमारे: औदक फोर्ट, पर्वत फोर्ट, धनवन फोर्ट और वन फोर्ट। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। औदक फोर्ट जो होते हैं वो क्या कौन से होते हैं? वेयर देयर शुड बी ट्रेंचेस ऑलवेज फिल्ड विद वाटर। फोर्ट के चारों तरफ, किले के चारों तरफ ट्रेंचेस होंगी, छोटी छोटी नहरें होंगी और उनके अंदर पानी भरा हुआ होगा। पर्वत फोर्ट जो होगा, इट इज सराउंडेड विद हाई माउंटेन्स एंड रॉक्स। धनवन फोर्ट जो होगा, इट इज सराउंडेड बाय डेजर्ट, रेगिस्तान से घिरा हुआ होगा और उसके आसपास कोई ओएसिस नहीं होगा। ओएसिस का मतलब क्या होता है? जैसे रेगिस्तान में जहाँ पे पानी मिलता है और कुछ 60, 7, 8 या 10, 15, 20 पेड़ मिलते हैं, है ना, उस जगह को ओएसिस बोलते हैं। तो ऐसी जगह ना हो और चारों तरफ से डेजर्ट से घिरा हो। और वन माने आपको पता ही है फॉरेस्ट, तो ऐसा फोर्ट जो डेंस फॉरेस्ट में बना हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर। Such forts are important for the defense and protection of the state and its citizen। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के फोर्ट। फिर औदक एंड पर्वत फोर्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन द स्टेट इज गोइंग टू अटैक ऑन एन एनिमी कंट्री। मान लीजिए राजा है और राजा जो है अपनी सेना को लेके दूसरे राज्य पे अटैक करने गया हुआ है, तो उस केस में औदक और पर्वत फोर्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें पीछे से जैसे राजा तो गया हुआ है, तो उसकी एब्सेंस में शत्रु अगर अटैक करेगा तो इजीली घुस नहीं पाएगा। In case the need arises, the king could hide in such fort to protect from outside attack। कई बार बहुत इमरजेंसी केसेस में राजा अपने आप को यहाँ पे छुपा भी लेता है ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो, और इन किलों से जो बैटल है उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में ही जो आर्मी का मेंटेनेंस है इन फोर्ट्स के अंदर किया जाता है, या कई बार जो दूसरे राज्यों से फॉरेन डेलीगेट्स या गेस्ट आते हैं उनकी वेलकम सेरेमनी भी इन्हीं किलों के अंदर की जाती है। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कीप ऑफ द फॉरेस्ट ट्राइब एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को, और जो आदिवासी लोग हैं जो उस टाइम पे खतरनाक माने जाते थे, तो किला जो है इनसे भी बचाता है। फिफ्थ एलिमेंट है हमारा इसमें कोष और ट्रेजरी। कोष माने खजाना, ठीक है। तो कोष और ट्रेजरी इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इट इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। जैसे पैसा जो है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर हम करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो कोष जो होगा, खजाना जो होगा, वो राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज ट्रेजरी इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रॉन्ग या वेल मैनेज खजाना है, भरा हुआ है,
तो बेसिकली वो क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से उसको हार्ट बोला जाएगा। अब कोष और ट्रेजरी इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट एंड द आर्मी। स्टेट के अंदर जितने भी वेलफेयर के काम होने हैं, है ना, स्टेट का जो मेंटेनेंस करना है वो इसी कोष, इसी खजाने से होगा। और आर्मी का जो मेंटेनेंस है वो भी कहाँ से होगा, कोष या ट्रेजरी की हेल्प से ही होगा। अब ट्रेजरी के अंदर अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो ट्रेजरी के अंदर बेसिकली जेम्स, गोल्ड और ज्वेल्स होते हैं एंड शुड हैव द कैपेसिटी टू सस्टेन द क्लैमिटी फॉर लॉन्ग टाइम। अब मान लीजिए राज्य पे कोई विपदा आ जाती है, आपदा आ जाती है, नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, तो खजाना ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा टाइम तक वो सस्टेन कर सके और उस खजाने के अंदर जो भी चीजें हैं उनसे राज्य को चलाया जा सके। अब राज्य की इनकम कैसे होगी, तो कई तरह के टैक्सेस होंगे, जैसे एक्सपोर्ट टैक्सेस, सेल टैक्सेस, विलेज टैक्सेस एटसेट्रा। ये टैक्स कलेक्ट करके इनको सरकारी खजाने में, कोष में डाला जाता है ताकि खजाना हमेशा भरा रहे। और ये राजा की ड्यूटी बनती है हमेशा, क्या, कि उसका जो खजाना है, राज्य का खजाना है, वो हमेशा फुल रहे और उसमें प्रॉस्पेरिटी रहे। तो कौटिल्य ने कहा है द ट्रेजरी शुड बी कलेक्टेड एंड मेंटेन ऑनेस्टली एंड रिलीजियसली, कि जो भी ट्रेजरी की देखभाल करे वो ईमानदारी से करे और धार्मिक होके करे। धार्मिक होके करेगा तो उसके अंदर बेईमानी नहीं आएगी और वो अच्छे से उसकी देखभाल करेगा। द ट्रेजर शुड बी such full that it may be helpful in the time of difficulty for a long time. नेक्स्ट है दंड। दंड का मतलब है आर्मी और द फोर्स। तो कई जगह आप देखोगे, कई जगह दंड की जगह बल यूज किया गया है। बल हिंदी का शब्द है, बल माने क्या होता है, फोर्स होता है। तो बेसिकली बल हो गया या दंड हो गया, वो आर्मी को डिनोट कर रहा है। और ये सिक्स्थ एस्पेक्ट है, विदाउट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम देयर कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। तो राज्य के लिए एक डिफेंस सिस्टम जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर द डिफेंस ऑफ द स्टेट देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग army. Therefore, it is necessary that king constitute a strong army and use it for the internal and external threats. तो राजा क्या करे, राजा एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को कॉन्स्टिट्यूट करे, बनाए, और वो आर्मी क्या करेगी, राज्य को इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी खतरे होंगे उनसे बचाएगी। तो कौटिल्य ने बेसिकली जो टर्म यूज की गई है वो बल यूज की गई है, फोर्स यूज किया गया है आर्मी के लिए। Force means army, and army is very compulsory for the defense of the state. Army is used to control anti-social elements in the society and disloyal people. External attack से तो आर्मी बचा ही रही है राज्य को आउटसाइड अटैक से, लेकिन साथ में जो इंटरनली एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं राज्य के अंदर या जो डिसलॉयल पीपल हैं उनसे भी अपने राज्य को बचाना है। तो कौटिल्य ने 6 कंपोनेंट या 6 तरह की आर्मी बताई है। पहली आर्मी है इसमें क्लैन आर्मी। तो क्लैन आर्मी के अंदर क्या होगा, जो सोल्जर्स होंगे उनके जो भी बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो भी क्या बनेंगे, वो सोल्जर बनेंगे, है ना। तो क्लैन आर्मी के अंदर जो भी सोल्जर होंगे उनके फादर पहले से आर्मी में रहे होंगे, ठीक है। दूसरा बताया गया हायर्ड सोल्जर्स, जिनको हायर किया जाता है, इनको हायर ट्रूप्स बोलते हैं। थर्ड जो है वो है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉर्पोरेशंस, जो अलग अलग तरह की समिति एंशिएंट इंडिया में चलती होंगी राज्य के अंदर, तो उनके द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। फोर्थ बताया गया ऐसी आर्मी जो फ्रेंडली कंट्री की हेल्प से बनेगी। तो हो सकता है इस आर्मी के अंदर फ्रेंडली कंट्री के सोल्जर्स भी हों। फिफ्थ आर्मी जो होगी वो प्रिजनर ऑफ वॉर से बनेगी, दैट इज सोल्जर ऑफ एनिमी कंट्री कॉट ड्यूरिंग वॉर। लड़ाई हो गई, एक राज्य जीत गया और उस राज्य ने क्या किया, दूसरे राज्य के सोल्जर्स को बंदी बना लिया। अभी इन जिन सोल्जर्स को बंदी बनाया गया है उनसे आर्मी बना दी गई। और सिक्स टाइप की जो आर्मी है वो किससे बनेगी, वो आदिवासी लोगों से बनेगी। तो और साथ में ये भी बताया कौटिल्य ने कि जो भी आर्मी होगी उसको बेस्ट ट्रेनिंग मिले, है ना, तभी वो स्ट्रांग हो पाएगी। और उसको एडवांस वेपन या बेस्ट वेपन्स मिले। तो सोल्जर्स शुड बी फुली सेटिस्फाइंग स्पेशली व्हेन दे आर फाइटिंग इन द फील्ड। और जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस टाइम पे वो क्या होने चाहिए, पूरे सेटिस्फाई होने चाहिए। जब सेटिस्फाई होंगे तभी वो अच्छे से मैदानी जंग में जंग लड़ पाएंगे, लड़ाई लड़ पाएंगे, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए राजा को हमेशा आगे आके अपने सोल्जर से बात करनी चाहिए
और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड सोल्जर की? वो लॉयल हो, एडवेंचरस हो, करेजियस हो, ब्रेव हो, और मिलिट्री साइंस उसको अच्छे से आती हो। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य इट इज कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, चैरियट्स, एलिफेंट्स एंड कैवेलरी। ठीक है। तो इन्फेंट्री का मतलब होता है जो पैदल सैनिक होते हैं, चैरियट्स माने रथ, एलिफेंट्स और कैवेलरी माने घुड़सवार। तो इन सब से मिला के क्या बनती है? आर्मी बनती है। और फिर ये बताया गया है कि बेसिकली जो आर्मी के अंदर होंगे वो क्षत्रिय वर्ण के लोग होंगे, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ सकती है तो अदर कास्ट के लोग भी आर्मी ज्वाइन कर सकते थे एंशियंट इंडिया में। और आर्मी कैसी हो? स्ट्रांग हो, अपने राजा के हुक्म, अपने सेनापति के हुक्म मानने वाली हो, और हमेशा हैप्पी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें आर्मी के बारे में, तो बेसिकली कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ऑर्गेनाइजेशन आर्मी का कैसे हो या मिलिट्री साइंस के बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन अर्थशास्त्र में दिया है। और लास्ट है इसमें हमारा मित्र, द एलाइज। तो बेसिकली ये कहा गया है कि पॉलिटिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? डेथ होता है। मींस अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी से अलग थलग पड़े हुए हैं तो वो डेथ के समान है। तो कौटिल्य ने कहा है द मित्र और द एलाई एज अ वाइटल फैक्टर। मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड। मित्र, एलाई, मित्र और एलाई should be one with whom there is no responsibility of rupture and one who is ready to come to help when occasion demands। तो कौटिल्य ने यह बताया है कि मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो आर्ग्यूमेंट की, लड़ाई झगड़े की। और साथ में मित्र ऐसा होना चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो मित्र आपके साथ खड़ा हुआ हो आपकी हेल्प करने के लिए। द आइडियल एलाई इज वन हु हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। अब कुछ क्वालिटीज बताई गई है मित्र की। अ फ्रेंड ऑफ द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। राज्य का जो भी मित्र होगा, जो भी राज्य दूसरे राज्य का मित्र होगा, वो लॉन्ग टाइम से होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। उसको इजीली क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके, मतलब लड़ाई झगड़े ज्यादा ना हो। जब वो सपोर्ट करे तो पूरी पावर के साथ सपोर्ट करे। उनके जो इंटरेस्ट है आपस में मिलते जुलते हों। मोबिलाइज क्विकली, जब एक्शन की रिक्वायरमेंट है तो एकदम से जो मित्र राज्य है वो तैयार खड़ा हो। और साथ में मित्र ऐसा हो जो अपने फ्रेंड को डबल क्रॉस ना करे। तो कौटिल्य ने दो तरह के मित्र बताए गए हैं, एक सहज और एक कृत्रिम। तो सहज और नेचुरल एलाई। सहज का मतलब है नेचुरल एलाई। तो नेचुरल एलाई वो होगा जिसकी फ्रेंडशिप जो है बहुत टाइम से चली आ रही है। मतलब राजा के जो फादर रहे होंगे या राजा के जो ग्रैंड फादर रहे होंगे, तो तब से मित्रता चली आ रही है दो राज्यों के बीच में। तो ऐसे मित्र को कहा गया है सहज मित्र। king's father and grandfather and who is situated close to the territory of the immediately neighboring enemy। और बेसिकली उसको भी कहा गया है कि एक तो मित्रता बहुत पुरानी है, साथ में जो राज्य का शत्रु राज्य है उसके पास उसका राज्य है, मित्र का राज्य है। तो जब जरूरत पड़े तो वहीं से वो उसको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके शत्रु को। दूसरा जो मित्र है वो कृत्रिम है, जिसको एक्वायर्ड अलाई भी बोला गया है। इज द वन हुज फ्रेंडशिप इज स्पेशली रिसॉर्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ एंड लाइफ। वेल्थ और लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली इस तरह के मित्र जो होते हैं वो कृत्रिम होते हैं। तो मैं एक अगर कहूँ कि जो न्यू मित्र होते हैं, न्यू फ्रेंड्स होते हैं, वो कृत्रिम है, और जैसे जैसे वो पुराने होते चले जाते हैं वो सहज होते चले जाते हैं। और साथ में ये बताया गया, कौटिल्य ने ये कहा है कि मित्र आपका ट्रेडिशनल हो, मतलब काफी टाइम से आपका मित्र हो या परमानेंट हो, या डिसिप्लिन्ड होना चाहिए मित्र, है ना, एंथुजियास्टिक हो, और उसके साथ कभी भी अपोजिशन या रेबेलियन की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमम हो। तो इस पूरे लेक्चर में हमने सप्तंग थ्योरी को पढ़ा, इसमें 7 एलिमेंट्स को पढ़ा, और इनको पढ़ के हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी राज्य में, एंशियंट इंडिया की बात करें या प्रेजेंट भी बात करें, किसी राज्य में या प्रेजेंट टाइम में कंट्री में ये 7 लिम्स, ये 7 एलिमेंट्स मजबूत हैं, तो वो राज्य जो है हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अब आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप के साथ जो भी और स्टूडेंट हैं
जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं दूसरे कॉलेजेस में भी हैं, तो उनके साथ आप इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।